नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हमारी स्पेशल इश्यूज पे वीडियोस देख रहे होंगे। आज फिर एक ऐसा स्पेशल इशू लेके आए हैं जिसका मुझे पूरा यकीन है कि आप में से 70% लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। बचपन से हमें पढ़ाया गया कि शिक्षा का अधिकार प्रत्येक आयु वर्ग का है। किसी भी आयु में व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है सरकारी संस्थान से। किंतु कुछ लोगों द्वारा, कुछ तथ्यों द्वारा जब हमें पता लगा कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स को करने के लिए या किसी मास्टर कोर्स करने के लिए जनरल की आयु 26 वर्ष रखी गई है और SC/ST की आयु 29-30 वर्ष रखी गई है। हमारा मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है कि SC/ST की आयु सीमा 29-30 क्यों रखी गई है। हमारा मुद्दा ये है, यदि किसी भी आयु का व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करना चाहता है रेगुलर तरीके से, तो उसे शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं। तो चलिए चलते हैं छात्रों के बीच और जानते हैं कि कितना उन्हें इस बारे में ज्ञान है और ये गलत है कि सही है, इस बारे में वो क्या राय देना चाहते हैं। चलिए चलते हैं लोगों के बीच, छात्रों के बीच। धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को पता है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। डेफिनेटली ये एक तरह का बिजनेस हब बना दिया है एजुकेशन को। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसको आप निरंतर किसी भी आयु वर्ग में होके आप दे सकते हैं। देखिए, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, अगर हम उसमें आयु सीमा की बात करें तो मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। विद्यालय में या फिर पढ़ाई करने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं चाहिए। एज लिमिट जो रहती है सर, ये होनी नहीं चाहिए सर। देखिए, रुपए की फीस रिवॉल्यूशन के अंदर भरता है, उसके बावजूद भी उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होता है। इस बीच हम यूनिवर्सिटी की डगमगाई व्यवस्था पर भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या क्या कमियां हैं यूनिवर्सिटी में, और उस पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए यूनिवर्सिटी के अंदर चलते हैं और लोगों से मिलते हैं। और आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि इन सभी समस्याओं का लेखा जोखा जो भी हमारे पास रिपोर्ट अंत में आई, वो हमने गवर्नर साहब को सौंप दी है। पहुंच गए हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कैंपस में और हमारे साथ है ABVP छात्र संगठन के सक्रिय सदस्य। नाम जानते हैं सर, आपका शुभ नाम? और मेरा नाम विशाल वर्मा, इकाई अध्यक्ष विश्वविद्यालय। सर आपका? विक्रांत चौहान, शिमला विभाग संयोजक। और लॉ? राहुल राणा, प्रदेश मंत्री विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश। उपासना ठाकुर, लॉ डिपार्टमेंट। मनीषा शर्मा, एक छात्रा। देखिए, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की भी जैसे आपने बात की कि यहाँ एक एज लिमिट है, लेकिन हमारा मानना है कि शिक्षा का अधिकार किसी आयु सीमा तक ही सीमित नहीं है। हर व्यक्ति शिक्षा किसी भी समय ग्रहण करना चाहे वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ जो स्टडी लीव के ऊपर अपना जॉब को थोड़े दिन के लिए वहाँ स्टडी लीव पे आके यहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। लेकिन वो अधिकार सबको मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। मैम, आपकी राय लेना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, ये बहुत ज़रा से गलत है कि शिक्षा के लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स करना, क्योंकि अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो कई बार सिचुएशन इस तरह से हो जाती है परिवार की कि वो पढ़ाई नहीं कर सकते, तो हो सकता है 27 साल से ज़्यादा उम्र निकल जाए और उसके बाद वो पढ़ाई करना चाहे। तो एक हिसाब से ये बहुत गलत है। जी सर, बिल्कुल। इससे पहले भी हमने ये मांग रखी थी कि हमें विश्वविद्यालय में या फिर पढ़ाई करने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं चाहिए। हो सकता है पारिवारिक समस्या या फिर निजी कोई और समस्या हो और हमारी एज निकल जाए, उसके बाद हमें लगता है कि नहीं, हमें अपनी पढ़ाई निरंतर करनी चाहिए और बीच में एज क्राइटेरिया का मुद्दा आ जाए। तो सर, ये बहुत गलत है। एज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए और हम इसके लिए लगातार आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, जिस तरह से पहले भी यहाँ कहा हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल राइट टू एजुकेशन में अगर आप पढ़ने का अधिकार है तो पढ़ने का अधिकार किसी भी आयु में हो सकता है, ये स्वाभाविक है। बिल्कुल सब आज हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में ही नहीं, ऐसे सभी लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जो है ऐसा एज क्राइटेरिया है। तो कुल मिला के ऐसा होना ही गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार घर की परिस्थितियाँ भी कई ऐसी होती हैं कि नहीं, हम लोग उस समय हमारे पास वो सुविधाएं नहीं होती हैं, हमारे पास नहीं फीस देने के पैसे होते हैं, तो नहीं कर पाता है बच्चा। तो उसके बाद अगर बच्चे का इंटरेस्ट है पढ़ने का और वो सिर्फ और सिर्फ एज लिमिट की वजह से नहीं पढ़ पाता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो छात्र के साथ अन्याय है। और इसलिए सभी को किसी भी आयु में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए।
ये जो है वो सुनिश्चित करना भी विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है। जी सर, आपका। हाँ बिल्कुल, इस तरह से प्रांत मंत्री राहुल राणा जी ने और विशाल वर्मा जी ने कहा कि किसी भी आयु की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। एक विधि का छात्र होने के नाते इस तरह से राहुल राणा जी ने कहा कि राइट टू एजुकेशन में एक तरफ जब संविधान में स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया गया है कि सभी को पढ़ाई का अधिकार है, दूसरी तरफ हम किसी आयु की बाधा को लेकर एक क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हैं जो सरासर किसी भी छात्र के साथ अन्याय है। हो सकता है किसी और कारण से पिछली साल हम जो है एडमिशन नहीं ले पाए, लेकिन इस साल हम सक्षम है, हमारी पारिवारिक स्थिति सही है, आर्थिक स्थिति सही है, हम फीस देने के लिए सक्षम है और हम करना चाहते हैं बिल्कुल। लेकिन आयु की लिमिटेशन होने के कारण इस तरह का एक जो छात्रों को शिक्षा से दूर करने का जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने देश में कि मुझे लगता है कि हर एक विश्वविद्यालय में तरह क्राइटेरिया फिक्स किया गया है जो सरासर अन्याय हो रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? राहुल। सर, आपका? यशवंत शर्मा। राहुल जी, यशवंत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा में आयु के नाम पर बाधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। सर, आपके हिसाब से? जी मेरे हिसाब से भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने कहा कि एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, तो क्यों नहीं होनी चाहिए एज लिमिट? एज लिमिट इसलिए भी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि जब लोग जिस एज पे उन्होंने एंट्रांस देना होता है ना, उस एज पे वो दे ही नहीं पाते कई बार। वो मतलब कुछ उनके इश्यूज होते हैं, पर्सनल इश्यूज होते हैं, किसी वजह से नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए मतलब अगर आगे जाके उनको रियलाइज़ होता है कि मुझे करना चाहिए रेगुलर, तो उनके लिए कुछ मतलब एज नहीं होनी चाहिए, वो नहीं चाहिए ताकि वो कभी भी कर सके। आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सर जैसे देखिए सर, एज लिमिट जो रहती है सर, ये होनी नहीं चाहिए सर। देखिए सर, अब इंसान का है क्या कम आगे, अब पहले उसने की 100 चीज़ में स्टडी की होगी, बाद में वो की 100 चीज़ में करना चाहेगा, तो उसको मिलना चाहिए सर, मौका मिलना चाहिए कि वो कर सके स्टडी उसमें रेगुलर। हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के एसएफआई सदस्यों के साथ हैं। मैम, आपका शुभ नाम? अनुजा मेहता। रिम्पल चौहान। गौरवनाथन। भूविंदर कुमार। मेरा नाम ओमी नेगी। नरेंद्र जरियाल। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहती हैं आप इस विषय पे जो यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी की कमी है सबसे बड़ी, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? वैसे तो यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी कमियां हैं, बट अगर एक मेन चीज़ देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो भी फॉर्म स्टूडेंट फिलअप करता है पीजी कोर्सेज़ के लिए, चाहे जो भी कोर्स हो, तो उसके अंदर जो है एक एज पर्टिकुलरली मेंशन की होती है कि आप इतने से इतने एज के स्टूडेंट भर सकते हैं, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार सभी लोगों को है। तो मतलब अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि शिक्षा का अधिकार सभी लोगों को है, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एक जो एज बाध्यता क्यों लगाई गई है, ये एक बड़ा इशू है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो मुझे ये लगता है जो हमारी एक समझ है वो ये है कि एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए। हम जानते हैं कि हमारी जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम क्लासेस की बात करते हैं, तो इसमें ड्रॉप आउट बड़ा ज़्यादा है। अगर 100 स्टूडेंट्स पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं तो उसमें से महज जो है वो 92 या 93 स्टूडेंट ड्रॉप हो जाते हैं। महज 7 या 8 बच्चे जो है +2 कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो महज 2% लोग हैं जो मास्टर्स में आते हैं, सिर्फ 100 में से 2%, ठीक है। और उसके बाद अगर रिसर्च की भी अगर बात करें तो उसमें भी 0.007% है जिसमें जो और रिसर्च के लिए स्टूडेंट आते हैं। लेकिन जब हम मास्टर्स के लिए अगर एक एज क्राइटेरिया कर देंगे, हम जानते हैं अगर हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे भारत वर्ष की अगर हम बात करें तो वो इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो खुद कमाते हैं और जैसे तैसे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बीच में ऐसे भी हैं। आए दिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं जो एज रिलैक्सेशन के लिए जो है वो डिमांड करते हैं, और इसके लिए भी हमने जो है वो काफ़ी लंबे समय से भी ये हमारी डिमांड रही है और काफ़ी लंबे समय से जो हम इसके ऊपर संघर्ष भी कर रहे हैं कि जो मास्टर्स या हायर एजुकेशन के अंदर जो एज क्राइटेरिया है वो नहीं होना चाहिए। उससे आप जो है वो जो हमारी आने वाली जनरेशन है या जो एजुकेट होंगे लोग, उनको हम कहीं ना कहीं पढ़ने से रोक रहे हैं। और मुझे लगता है किसी भी किताब में जो है पढ़ने के लिए रोका नहीं गया है। यहाँ से साथी बोल भी रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है बाकायदा बोलता है कि सभी को पढ़ने का अधिकार है, और नो डाउट कि हमारी गवर्नमेंट्स भी जो है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाती हैं,
ठीक है, लेकिन मेंशनली जो है वो कहीं पर नहीं दिया जाता है उनके द्वारा कि जो एज क्राइटेरिया है इसको कम किया जाए। सर आपकी बात काट रहा हूँ, एक बात आपके नोटिस में आपको भी पता होगी ये बात कि हमारे द्वारा यूनिवर्सिटी में फ़ोन करके पूछा गया था कि जैसे आपने एज क्राइटेरिया रखा है, आयु को बाधा सीमा रखा है, तो अगर किसी व्यक्ति की आयु 40 वर्ष हो जाए और वो कोई कोर्स करना चाहे या पढ़ाई करना चाहे तो हमें जवाब आया कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकता है। तो सर आपकी नज़र में एक तरह से ये शिक्षा को व्यापार नहीं बना दिया गया है? बिल्कुल, हम काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं कि आजकल जो है वो शिक्षा को एक जैसे हम लेते थे, पहले एजुकेशन का क्या मतलब होता था? एजुकेशन का मतलब होता था ऑल राउंड डेवलपमेंट है ह्यूमन बीइंग, लेकिन कुछ समय से डेवलपमेंट को हटा दिया गया है, लेकिन आज एजुकेशन को सिर्फ एक बिजनेस की तरह देखा जा रहा है। और जिसमें हमारे जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, हम जानते हैं एक चीज़ कि अगर आप 27 साल जो है वो अगर मास्टर्स के लिए कर देंगे, ठीक है, कि 27 साल के बाद किसी को भी एडमिशन नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, हाँ जी, सरकारी संस्था से किसी को एडमिशन नहीं मिलेगी, तो उसके बाद वो स्टूडेंट कहाँ अप्रोच करेगा? ऑब्वियसली प्राइवेट में जाएगा। लेकिन बिल्कुल ये एक हमें इनकी मंशा बिल्कुल समझनी पड़ेगी कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो है वो दिन प्रतिदिन ये सरकारी जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो स्तर निरंतर गिरा रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर एसएफआई जो है वो हर दिन डे टू डे जो है वो एक्टिविटी करती है, एक्टिविटी की मूवमेंट करती है, और हमारी आगे भी यही डिमांड रहेगी। सबसे जानना चाहेंगे रिवैल्यूएशन के बारे में। हमने बहुत सुना है रिवैल्यूएशन अगर कोई छात्र या छात्रा यहाँ से करा रही है और उससे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, तो एक तो उसका रिफंड नहीं होता, दूसरी बात अगर किसी पेपर में किसी बच्चे की सप्ली आई है, उसने रिवैल्यूएशन भरा है, तो उसका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट पहले नहीं आता बल्कि वो पेपर दोबारा आ जाता है। तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे? उस रिवैल्यूएशन को हम लोग भी जानते हैं कि कोई एक स्टूडेंट जो 400 रुपये की फीस रिवैल्यूएशन के अंदर भरता है, उसके बावजूद भी उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होता है। स्टूडेंट्स को बार बार उसके अंदर अर्जियां देनी पड़ती है। और दूसरी चीज़, जब हम उस रिवैल्यूएशन के रिजल्ट को भी जानते हैं कि हम मापना चाहते हैं, उसके अंदर भी साफ दिखाई देता है कि वो 3 महीने या 4 महीने के अंदर उस रिजल्ट को स्टूडेंट पाता है और उसके अंदर भी कुछ फेरबदल नहीं होते हैं। उससे पहले तो उसका वही वाला एग्जाम दोबारा आ जाता है। जी, ये भी बिल्कुल सही बोला है कि उससे पहले जो उसका जो अपीयर होना था रिपेयर के अंदर, वो एग्जाम उसको देना पड़ता है। इसीलिए ये साफ दिखाता है कि जो यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ की जो स्टूडेंट के ऊपर जो छात्र विरोधी नीतियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं सिर्फ स्टूडेंटों से पैसा हेंटने का काम कर रही है, और जो स्टूडेंट्स को, इन लोगों को एक सुविधा मुहैया करवानी थी, उसके अंदर अभी तक भी ये नाकामयाब रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है वो जेएनयू के बाद दूसरे नंबर पे आता है अपने नेट और जेआरएफ के लिए, लेकिन जब आप बेसिक फैसिलिटीज़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप देखते हैं कि जब पूरे हिमाचल से सिर्फ 2% बच्चा जो है इस विश्वविद्यालय में एडमिशन ले पाता है, बावजूद आप की यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जो है कितने स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड करती है। सबसे जो बेसिक क्वेश्चन जो है यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त करने का वो है कि आपके पास जो है स्टूडेंट, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ वो बड़ी वाइड है, बड़ी डिफरेंट है ना। आपके पास जो बिल्कुल मतलब मध्यम वर्गीय या फिर उससे भी लोअर उसका बच्चा जो है यहाँ पर एडमिशन लेता है, और उसका जब आपका हॉस्टल नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है उसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आना चाहूँगा, रिवैल्यूएशन और जो एज लिमिट को लेके क्या आगे स्टेप उठाए जाएंगे आपके द्वारा? सर रिवैल्यूएशन का जो अभी कॉमेंट ने यहाँ पर बात भी रखी, ये मतलब सिर्फ एक इंस्टीट्यूशनल लूट जिसको हम बोल सकते हैं, संस्थागत लूट है, और इसके लिए हम हमेशा से संघर्षरत रहे हैं और आगे भी इसके लिए हम संघर्ष करते रहे। बाकी जो एज लिमिट की बात है, हम इसमें चाहते हैं कि आप जो है इसके एज लिमिट को बढ़ाएं। जब वो आपका अथॉरिटी की तरफ से ये रिस्पॉन्स आता है कि आप जो है 30 मोर देन जब 30 की एज के हो जाते हैं तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप ले सकते हैं, तो जाहिर सी बात ये देखना पड़ेगा कि आप प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा किस तरह से इनडायरेक्टली दिया जा रहा है। बिल्कुल ये हमको समझने की ज़रूरत है। सर आपका शुभ नाम? सर किशन चंद शर्मा। किशन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा आपने यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, रिवैल्यूएशन के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि जो रिवैल्यूएशन की फ़ीस ले लेते हैं, पहले 500 रुपये जो भी है इसका चार्जेस, तो उसमें इसको स्टूडेंट्स को फ़ीस देने के बाद उनको उसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए। बाकी ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा है कि एग्ज़ाम दूसरी बार ले लेते हैं और रिज़ल्ट पहले का रिज़ल्ट भी नहीं आता, तो ऐसा है कि रिज़ल्ट तो देना चाहिए कम से कम। और ऐसा है कि अब हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी फ़ीस, तो सरकार
प्रशासन को भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए कि थोड़ा बच्चों का फीस वगैरह का जो बेला मतलब एक्स्ट्रा खर्च ना हो। सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे जो शिक्षण संस्थान है, सरकारी शिक्षण संस्थान, उन्होंने एक एज लिमिट रखी है कोर्स करने के लिए, तो वो सही है कि गलत है? नहीं सर, अब पढ़ने की तो कोई उम्र होती नहीं, जब चाहे बंदा पढ़ सकता है, उसमें तो लिमिटेशन तो कोई होनी ही नहीं चाहिए। तो इस बारे में भी कुछ हो तो गवर्नमेंट करे इसके लिए। अभी हम NSUI के स्टेट वाइज प्रधान के साथ हैं और NSUI के सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ हैं। चलिए पहले इनके नाम जानते हैं और फिर इनसे इस विषय पर टिप्पणी लेते हैं। सर आपका शुभ नाम? विंदु मेहता। सर आपका? डैनी पंगवाल। ये पहले तो मैं आवाज़ दिल की माध्यम से आपने बहुत बढ़िया इशू उठाया है, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और तमाम सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, लेकिन जब हम उच्च शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, जब विद्यार्थी अपनी छोटी कक्षाओं में होता है तो उसे मालूम नहीं होता है कि एज कितना मायने करता है शिक्षण संस्थान में। लेकिन जब हम विश्वविद्यालय पहुंचते हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में कहीं भी पहुंचते हैं पूरे भारत देश में, तो उसमें एक आयु सीमा तय की जाती है कि आप 26 साल, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 26 साल आपकी आयु रखी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान विश्वविद्यालय द्वारा रखे जाते हैं जिसमें वो 6 महीने की रिलैक्सेशन देता है एज में। लेकिन NSUI ने बार बार ये आग्रह करा है प्रशासन से, तमाम भारत देश में NSUI हमेशा शिक्षण संस्थानों में आग्रह करता है कि आयु सीमा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए शिक्षण संस्थानों में, क्योंकि जब आप एक तरफ से शिक्षा को मौलिक अधिकारों में जोड़ते हैं और ऊपर से अब जब हम हायर एजुकेशन में आते हैं और जो एक गरीब तबके का जो बच्चा होता है, जब उस बच्चे के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो उसे ये कह दिया जाता है कि आपकी जो एज है वो 23 साल से ऊपर हो गई है, तो आप किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन नहीं ले पाओगे। आप प्राइवेट से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, व्यापार बिल्कुल। शिक्षा को आज के समय में हमने देखा है, काफ़ी पिछले समय से हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी, आज भी भाजपा की सरकार है, उस समय से प्राइवेटाइजेशन का जो एक यहाँ पर प्राइवेट विस्तार यहाँ पर किया गया, और साथ ही साथ जब बीजेपी आज के समय में भी यही करते आ रही है, आज भी शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है। लेकिन NSUI की यही डिमांड है कि आप जो शिक्षण संस्थान में जो आयु सीमा है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, ताकि एक गरीब तबके का बच्चा जो किसी कारणवश अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पा रहा है और उसकी एक इच्छा होती है कि वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, वो चाहे किसी भी चाहे उच्च शिक्षण संस्थान हो, कॉलेज में हो, तो वहाँ पर आयु सीमा को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये मेरा सरकार से भी आग्रह रहेगा और मेरा केंद्र सरकार से भी आग्रह रहेगा और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से भी आग्रह रहेगा कि जो शिक्षा में जो एक आयु सीमा का जो एक आपने बैरियर रखा है, इसको आप समाप्त कर दें। यही NSUI एक डिमांड भी करती है। मेरा नाम प्रवीण मिनास है और मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय NSUI इकाई का अध्यक्ष हूँ। देखिए, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, अगर हम उसमें आयु सीमा की बात करें तो मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर संविधान के अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा संविधान हमें शिक्षा का अधिकार देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है अपने पारिवारिक कारणों से या आर्थिक कारणों से जो है वह पढ़ नहीं पाते हैं या टाइम से अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर जब उन्हें कभी लाइफ में मौका मिलता है, वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो इस वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें जो एक आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो फिर जब वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा फीस होने के कारण जो है वहाँ पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए जब हम सबको शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें जो मेरे को लगता है कि आयु सीमा जब बीच रास्ते में रोड़ा बन के आएगी तो फिर उस तरह से तो नहीं होनी चाहिए। प्रवीण जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, मैं देख रहा हूँ आप NSUI के कार्यकर्ता हो, कभी आपके NSUI द्वारा, यहाँ की इकाई द्वारा ये संघर्ष किया गया या इस मुद्दे पर कभी लड़ाई या जंग लड़ी गई पहले? जी, हमने कई बार जब स्टूडेंट्स जो है वो, जैसे मैं एक लॉ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, है ना, तो जब स्टूडेंट्स को उसमें एक आयु की वजह से उसमें एडमिशन नहीं मिलती तो हमने कई बार जो है प्रशासन को अवगत कराया है इन समस्याओं से कि इसमें जो है वो उनको रिलैक्सेशन दी जाए जो आयु सीमा है उसमें, या फिर उसमें जो आयु सीमा है उसको ख़त्म किया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे पढ़ सके। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, हमें कुछ सूत्रों द्वारा पता लगा है कि जो हमारा यूनिवर्सिटी का जो ढांचा है, व्यवस्था है, काफ़ी डगमगाया हुआ है। कई बच्चे
पैसे अपने खर्च करके फीस भर के रिवैल्यूएशन का भरते हैं जिस एग्ज़ाम में उनकी सप्ली आती है, पर किंतु रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट नहीं आता, बट उस पेपर का दोबारा रीअपियर आ जाता है और दोबारा उसे रीअपियर की फ़ीस भरनी पड़ती है। तो इस पर आपने क्या किया है और आगे क्या करोगे आप, क्या स्टेप्स रहेंगे? जी, अभी हम जैसे अभी जो रूसा का अभी बैच चला हुआ है तो उनको जो है वो स्टूडेंट्स के लिए रिवैल्यूएशन का ऑप्शन ही नहीं है। जो पीछे जो बैच थे उनके लिए यूनिवर्सिटी ने रिवैल्यूएशन का ऑप्शन निकाला था, जो एक एनएसयूआई ने उसके लिए एक सेक्रेटरीट का घेराव भी किया, मुख्यमंत्री आवास का भी किया कि जो पिछले वर्ष जो है वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट जो है वो यूजी के अंदर फेल हुए थे, तो उन्हें जो है वो रिवैल्यूएशन का जो मौका विश्वविद्यालय ने दिया था वो हमारे संघर्षों के कारण ही उन्हें मिला था। परंतु विश्वविद्यालय का रवैया इतना लचर है कि 6 या 7 महीने के बाद भी जो है वो रिवैल्यूएशन का परिणाम नहीं आता है। इवन जो बच्चा उसके बाद रीअपियर भरता है, वो उसके एग्ज़ाम देता है, उसके बाद उसका रिजल्ट भी आ जाता है उसका, है ना, परंतु जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो पैसे खर्च करने के बावजूद भी 1-1 साल तक उसका परिणाम नहीं आता है। तो उसमें विश्वविद्यालय को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द ऐसे परिणामों को निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मैम आपका शुभ नाम? सर पूजा। सर अकॉर्डिंग टू मी नहीं होनी चाहिए एज लिमिट, बिकॉज़ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस या फिर फैमिली कंडीशन की वजह से छोड़ना पड़ता है बीच में ही अपनी एजुकेशन को। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। so, उनको भी बाद में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जब भी उनका एक मन हो या फिर जब भी उनकी सिचुएशंस जो है सही हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग उनको वापस मतलब री एंट्री मिलनी चाहिए। और ये एक तरह का ड्रॉबैक लगता है मुझे कि एज लिमिट जो ये रखी हुई है इसके लिए एकेडमिकली। और मैम एक सवाल लास्ट आपसे, क्या आपको ये नहीं लगता कि हमारे आज के समय में शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है? डेफिनेटली ये एक तरह का बिजनेस हब बना दिया है एजुकेशन को, क्योंकि प्राइवेट से जाहिर सी बात है अगर बच्चा कर रहा है तो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, है ना, एज अ फ़ी। और अगर वो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से वो करना ही क्यों चाह रहा है, इसी वजह से कहीं ना कहीं कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी नहीं है, उसको अलाउ नहीं करेगी, तो इसीलिए वो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स दे रहा है, एंट्रांसेस दे रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं मैं अग्री करूँगी आपसे इस बात पर। थैंक यू मैम। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? ललित। ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकारी संस्थान से आयु सीमा होना अनिवार्य होना सही है या गलत? देखिए, जो आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो काफ़ी वाजिब है, लेकिन इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं कि शैक्षणिक संस्थान जो है वो किस प्रकार का है। और जैसे कि आयु सीमा निर्धारित की जाती है, एनडीए सर्विसेज में जाते हैं जो, और इंजीनियरिंग के लिए जो जाते हैं उनके लिए आयु सीमा सही है, क्योंकि उनका फिटनेस लेवल देखा जाता है उस टाइम पे। और एनडीए में जाते हैं तो उनको अच्छे से वहाँ पे परफॉर्मेंस भी देना पड़ता है टाइमली, फिर वो रिटायरमेंट भी उनकी उसी एज में हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग। ऐसे ही इंजीनियरिंग के लिए भी एंट्रेंस का ऐसा रखा जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, लाइक जैसे कि एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं, लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, या फिर अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें एज सच आयु का कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपके खुद की नॉलेज के ऊपर बेस रहेगी, ना कि आपके फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है वहाँ पे। तो ऐसा मानना मेरा है कि ऐसे कोर्सेज़ पे डिपेंड करता है कि कोर्स किस टाइप का है। क्या वहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि आयु को देखा जाना चाहिए या फिर उनके लेवल को देखा जाना चाहिए? अगर स्पष्ट शब्दों में आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? राइट टू एजुकेशन, यस यू आर राइट, कि सही है कि एजुकेशन की कोई सीमा नहीं होती है। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसको आप निरंतर किसी भी आयु वर्ग में होके आप दे सकते हैं। तो मैं ये मानना आपका गलत, मतलब इनका गलत मानना है कि अगर ऐसी आयु सीमा रखी गई है, क्योंकि आयु सीमा निर्धारित नहीं करती कि आप कितने क्वालिफाइड हैं। ये आपके लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इसलिए कहा गया है इसको, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग चलती है। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।